हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डायनामिक स्टडी। सो दिस इज़ और EVS 20 सीरीज़ और इसमें हम यूनिट 6 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और प्ल्यूम बिहेवियर के बारे में। तो बेसिकली जब हम प्ल्यूम बिहेवियर की बात करते हैं तो उसके आगे ये होता है कि प्ल्यूम से जो होता है हमारा जो स्टैक से निकलने वाला धुआं है उसका कंसंट्रेशन किस तरीके से हमको पता चले, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो कंसंट्रेशन आइडेंटिफिकेशन बिकॉज अगर हमें उसे मिटिगेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हम एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के ऊपर जो भी कंडीशन होते हैं, प्ल्यूम के जो भी बिहेवियर होते हैं, जो भी डिफरेंट टाइप्स की प्ल्यूम का फॉर्मेशन होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ टोटली गवर्न बाय द एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट। अब उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम दुनिया भर के मॉडल्स को यूज़ करते हुए, बेसिकली कुछ एम्पिरिकल्स मॉडल्स को यूज करते हुए, कुछ रिस्क मॉडल को यूज करते हुए, कुछ आइडेंटिफिकेशन मॉडल्स को यूज करते हुए जो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका कंसंट्रेशन कैसा है, कितना है, कहाँ कहाँ पे है और उसको किस तरीके से मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली मॉडल यही होते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर, जैसे एयर में ही ले लीजिए तो प्ल्यूम को ही ले लीजिए, तो प्ल्यूम को गवर्न करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंट्स में आपके बहुत सारे मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर हो गए, विंड स्पीड हो गई, सन की लाइट हो गई, और विंड स्पीड मेनली होती है क्योंकि वही उसको गवर्न करती है। तो इसको भी आइडेंटिफाई करते हुए, इसको एज अ क्राइटेरिया यूज़ करते हुए, प्ल्यूम को एज अ क्राइटेरिया यूज करते हुए, स्टैक हाइट का एज अ क्राइटेरिया यूज करते हुए हमें सिंगल इक्वेशन डिराइव करते हैं जो कि सारी चीज़ों को एक बार में आपके अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट आप क्या पाना चाहते हो उसका रिजल्ट प्रोवाइड करे। उसको ही एक मॉडल प्रिपेयर करना कहते हैं। तो बेसिकली मॉडल ये हो जाता है कि अगर आप देखोगे कि क्या कहते हैं कि एयर मॉडलिंग में, एयर पोल्यूशन की मॉडलिंग में, तो बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है एक, यानी आप कह सकते हो कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल मॉडल, फिर फिजिकल मॉडल, 3 तरीके के मॉडल होते हैं आपके एयर पोल्यूशन। लेकिन जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक स्टेडी स्टेट और एक टाइम डिपेंडेंट। तो गॉसियन प्ल्यूम मॉडल जो होता है आपका वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के स्टेडी स्टेट मॉडल में आता है, यानी इसको एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, एक डिटरमाइनिंग अप्रोच के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। सो बेसिकली हम इसमें ये देखते हैं कि किस तरीके से एक पॉइंट सोर्स से, पॉइंट सोर्स मतलब एक सिंगल पॉइंट से जहाँ से स्टैक से धुआं निकलता है उसका कंसंट्रेशन किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके। अब इसको हम और भी तरीके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इसको पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, यानी जो आपका ट्रैफिक या हाईवे पे मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है उसको हम लाइन सोर्स बोलेंगे। एरिया सोर्स हो गया आपका, जैसे आप पंजाब हरियाणा साइड में जो आपका पराली जलाई जाती हैं, जिनका दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होता है एयर पोल्यूशन का उसके, तो उसको कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल पॉइंट सोर्स होते हैं, उसको एरिया सोर्स पोल्यूशन कहा जा सकता है। तो बेसिकली हम डिटेल में बहुत ज़्यादा इसके नहीं जाएंगे फ्यूचर में, अभी बिकॉज टाइम की बाउंडिंग की वजह से हम जो भी यूनिट वाइज डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरीके से डिटेल में नहीं, बस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डेवलप करने के लिए और आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो, इसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर यही चीज़ मैं अगर बेटर वे में डिस्कस करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है गॉसियन प्ल्यूम मॉडल का ही सिंगल वीडियो बनेगा जो कि बहुत ही बड़ा और लेंदी होगा। तो फ्यूचर में हम इसको बेटर वे में डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल कुछ पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं जो कि इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच और कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस पे होते हैं। सो ये देखते हैं कि देखो इसके जो 3 पॉइंट है वो ये होता है, जो कंडीशन इसको अप्लाई की जाती है वो ये होता है कि रेट ऑफ इमिशन फ्रॉम द सोर्स इज कॉन्स्टेंट, जो इमिशन होता है वहाँ से वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। विंड स्पीड इज कॉन्स्टेंट बोथ इन टाइम विद एलिवेशन और टाइम के बीच में, दोनों के बीच में आपका जो होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। विंड स्पीड जो होती है, यानी टोटल मिला करके विंड स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। पॉल्यूटेंट कंजर्वेटिव होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके उसका केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए। वो जब उसका डिपोजिशन भी नहीं अच्छे तरीके से हो तो उसके ग्रेविटी पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ेगा। डिके उसका नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, तो इसी बेसिस पे इसको कहा जाता है कि वो कंजर्वेटिव होना चाहिए। द टेरिन इज़ अ रिलेटिवली फ्लैट एंड ओपन कंट्री। ये आपका जो फिगर दिया गया है, यही फिगर जो होता है बेसिकली प्ल्यूम मॉडल को डिस्क्राइब करता है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो गॉसियन प्ल्यूम मॉडल को। देखो ये जो फॉर्म होता है वो लूपिंग स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है, लेकिन हम जो कवर करते हैं हम पूरा एरिया कवर करते हैं, उसमें जो भी उसके अंडर में आएगा उसको पूरे एरिया कवर करते हैं बिकॉज कंसंट्रेशन को ईजिली और विथ मिनिमम एरर के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट को आउटपुट में ले आना। तो बेसिकली जो इसकी हाइट हो गई स्टैक की वो होती है स्मॉल h
और राइज प्ल्यूम स्टैक से जो निकलने वाला धुआं होता है वो डेल्टा एच हो गया आपका। फिर जो टोटल इन दोनों को मिला के होती है इफेक्टिव स्टैक हाइट। फिर आगे हम ये चलते हैं, देखते हैं कि जो स्टैक हाइट यानी द स्टैक हाइट एट द ओरिजिन विद द डिस्टेंस डायरेक्टली डाउन विंड, कहाँ पे आप ये देखो डिस्टेंस डायरेक्टली द डाउन विंड, ये क्या हो गया आपका x। फिर क्या हुआ डिस्टेंस ऑफ द डाउनविंड एक्सिस स्पेसिफाइड बाय द y, कहाँ पे ये हो गया आपका y। फिर उस जस्ट इसके ऊपर का एलिवेशन यानी ये हो गया z, x y z बन गया ना पूरी तरीके से, ये होता है आपका। सिंस आवर कंसर्न इज गोइंग टू बी ओनली विथ रिसेप्टर्स, अगर हमारा कंसर्न सिर्फ रिसेप्टर्स के लिए है, यानी अगर हमको इसको पॉल्यूशन कंसंट्रेशन जो मेन टारगेट होंगे, इससे निकलने वाले धुओं से जो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो कौन से हमारे टारगेट होगा, मेन कंसर्न क्या होगा, वो होगा पीपल एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी पीपल यानी डाउनविंड मूवमेंट, तो हम एलिवेशन को ख़त्म कर देंगे, z इक्वल टू 0 कर देंगे। तो फिर हम क्या निकालेंगे, तो क्या फार्मूला यूज़ होगा CXY, यानी x एक्सिस पे आपका और ये, और क्या हो गया आपका y एक्सिस पे ये, बस हमें इसका जो है कोई मतलब नहीं है। तो ये फार्मूला हो जाएगा C यानी कंसंट्रेशन एट द ग्राउंड लेवल की बात हो रही है, Z नहीं है, एलिवेशन नहीं है, एट द पॉइंट XY माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, x इक्वल टू डिस्टेंस डायरेक्टली डाउनविंड। अब ये किसके साथ ज़्यादा प्रोपोर्शनल है, सीधे तौर पे वो है आपका किसके साथ, द सोर्स स्ट्रेंथ Q क्या है, इमिशन रेट ऑफ पॉल्यूटेंट। इससे क्या होगा, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अगर हम कंसंट्रेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो किस तरीके से इमिशन रेट ऑफ पॉल्यूटेंट को कम करेंगे, या फिर इमिशन रेट ऑफ पॉल्यूटेंट को किस तरीके से कम करेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटिव हैं। उसको कम करेंगे तो वो कम होगा, उसको कम करेंगे तो वो कम होगा, यानी मीन्स क्या हो जाएगा, इट इज़ ईजी टू डिटरमाइन हाउ मच अ सोर्स रिडक्शन इज नेसेसरी टू अचीव अ डिजायर्ड डिक्रीज इन अ डाउनविंड कंसंट्रेशन। फिर क्या हो जाता है आपका, फिर हो जाता है आपका Q डिवाइडेड बाई पाई के बाद इंटू UH क्या है आपका, एवरेज विंड स्पीड एट द इफेक्टिव हाइट ऑफ द स्टेक मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है, आगे हमने पढ़ा, इंटू सिग्मा वाई जो कि एक्सिस है, इंटू सिग्मा जेड। हाँ, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल क्या है, -h², h क्या है, इफेक्टिव स्टेक हाइट, क्या क्या कॉम्बिनेशन है, चिमनी की यानी एक्चुअल स्टेक हाइट जो थी प्लस राइजिंग प्ल्यूम यानी डेल्टा एच जो थी, डेल्टा स्मॉल h डिवाइड बाई 2 सिग्मा z², एक्सपोनेंशियल -y² डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा y²। और भी क्या पॉइंट होंगे, द ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन डिक्रीजेस, ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन को अगर कम करना है आपको तो स्टैक हाइट को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, यानी एक दूसरे के निगेटिवली कोरिलेशन है, निगेटिव कोरिलेशन यानी नॉन लीनियर रिलेशन है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाओगे एक घटेगा, यानी आपको पॉल्यूशन को नीचे कम करना है तो आपको चिमनी की स्टैक हाइट को ऊपर कर देना होगा, यानी उसकी हाइट को बढ़ाना होगा। धुआं जब ऊपर निकलेगा तो नीचे डाउनविंड मूवमेंट तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इनमें रिलेशन क्या है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। द डाउनविंड डिस्टेंस विल बी ब्रॉट इनटू अ इक्वेशन व्हेन अ सिग्मा x एंड y आर इवेल्युएटेड। ओके, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, देखो जो भी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड आते हैं, और भी आते हैं कि आपकी एक दे दिया गया इतने हाइट पे विंड स्पीड इतनी है, एनीमोमीटर की हाइट पे विंड स्पीड इतनी है, एनीमोमीटर की हाइट इतनी है, आप बताइए कि इस पे कितनी होगी। तो आपका क्या फार्मूला होता है, UH क्या होता है, विंड स्पीड एट द एलिवेशन H, फिर उसके बाद डिवाइड बाई किसका UA विंड स्पीड एट द एनीमोमीटर हाइट इक्वल टू H, कैपिटल H क्या है, इफेक्टिव हाइट ऑफ द प्ल्यूम, जो प्ल्यूम थी उसकी इफेक्टिव हाइट है, डिवाइड बाई Z है, Z क्या है, एनीमोमीटर हाइट अबव द ग्राउंड। बेसिकली एनीमोमीटर की हाइट जो होती है वो 10 मीटर पे ही रखी जाती है एज अ स्टैंडर्ड, बट वेरी कर सकता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। P यहाँ पे सबसे मेन फैक्टर क्या है, P क्या है, डायमेंशनलेस है, कोई भी तरीके का इसमें डायमेंशन नहीं है। पैरामीटर दैट डिपेंड अपॉन द सरफेस रफनेस एंड द एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को किस तरीके से इसमें क्राइटेरिया डिफाइन किया गया, आप उसमें इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट नहीं लगाओगे, इसको सिर्फ 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, ABCDEF। फिर उसके बाद A क्या है आपका, जो कि बहुत ही कम अनस्टेबल यानी वेरी अनस्टेबल है, उसकी वैल्यू दे दी गई है 0.15, मॉडरेटली अनस्टेबल है 0.15। C क्या है, स्लाइटली अनस्टेबल, एक तरीके से मूवमेंट में आ रहा है, आप देखोगे तो सीक्वेंस वाइज, वेरी अनस्टेबल, मॉडरेटली अनस्टेबल, स्लाइटली अनस्टेबल, न्यूट्रल, स्लाइटली स्टेबल, फिर स्टेबल। वैल्यू भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही है, 0.15, 0.15, 0.20, 0.25, 0.40, 0.60।
ठीक है, इसी तरीके से ये डायरेक्ट उठाया गया है आपकी बुक किल्बर्ट मास्टर की से। फिर उसके बाद देखते हैं इंडोर एयर क्वालिटी। इंडोर एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। एटमॉस्फेयर में होने वाला पोल्यूशन का तो डाइल्यूशन हो जाता है, बट अगर ह्यूमन को डायरेक्ट कोई ज़्यादा इम्पैक्ट करता है तो घर में होने वाले पॉल्यूशन की वजह से, घर में होने वाली एक्टिविटीज़ की वजह से, घर में होने वाले दुनिया भर के एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, रेस्पायरेबल यानी पार्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं, वो डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में आते हैं, आपके घर में रहते हैं, वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। तो इंडोर एयर पॉल्यूशन की मॉडलिंग, इंडोर एयर पॉल्यूशन की एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न है, और इस पर WHO से लेकर, यूनेप से लेकर, यूनिसेफ से लेकर के, आपका MOEF से लेकर के, हर जगह रिसर्च से लेकर के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो अब सिंपल सी बात यही आइडेंटिफाई कर लो, जो आप सिगरेट पीते हो उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या निकलता है, बेंजीन, और क्या निकलता है, क्रोलीन, और क्या निकलता है, एल्डिहाइड, और क्या निकलता है, पार्टिकुलेट मैटर्स, और भी क्या 400 प्रकार के और भी दुनिया भर के केमिकल्स निकलते हैं। तो इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा है। तो आपको तो डेंजर है, आपके बगल जो पीछे बगल में बैठ करके आपको देखेगा, सूंघेगा, आपके सांस को लेगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फोटोकॉपिंग मशीन इमिट ओजोन। जो फोटोकॉपिंग की मशीन होती है, जो आप जेरोक्स कराने जाते हो, वो क्या इमिट करती है, ओजोन। बिल्डिंग मटेरियल सच एज अ particle board, plywood, urea, formaldehyde, foam insulation, various adhesive and other building material emit formaldehyde। फिर क्या होता है, और chipped and the peeling paint containing lead होते हैं इसमें, become a airborne toxic dust। One indoor bacterium Legionella has caused both Legionnaires disease and the Potier fever। फिर आपका क्या होता है कि आपका स्मोक, कई तरीके के इसमें नाम दे दिए जाते हैं इसको। वो होता है स्मोकर इनहेल, व्हाट इज़ रिफर टू एज अ मेन स्ट्रीम स्मोक, जो मेन स्ट्रीम, जो डायरेक्ट पी रहा हो खुद सिगरेट जला करके। साइड स्ट्रीम, बगल वाला स्मोक इमिटेड फ्रॉम द स्मोल्डरिंग सिगरेट मिक्स विद द स्मोक एक्सहेल्ड बाई द स्मोकर इज नोन एज अ एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक, यानी ETS, ये टर्म याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और द सेकेंड हैंड स्मोक, द ब्रीदिंग एयर विथ ETS इज कॉल्ड इनवॉलेटरी और पैसिव स्मोकिंग, यानी जो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है और जो उसके बगल में बैठ के पी रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेंजरस होता है। फिर आपका होता है रेडॉन। रेडॉन आपका बहुत ही ज़्यादा इंडोर एयर पॉल्यूटेंट, और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। बताइए कौन सा है ये। बेसिकली इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। रेडॉन और गैस फॉर्म्ड इन द पोन स्पेस बिटवीन मिनरल ग्रेन्स, मिनरल्स और ग्रेन जो होते हैं उसके पोर्स के बीच में। इन सॉइल कैन वर्क इट्स वे टू द सरफेस वेयर इट कैन इंटर बिल्डिंग में घुसता है, थ्रू द फ्लोर के थ्रू। एंड रेडॉन इटसेल्फ इज इनर्ट बट इट्स अ शॉर्ट लिव्ड डीके प्रोडक्शन। किसमें, पोलोनियम, लेड, बिस्मिथ। ये देखिए यूरेनियम है जो इमेज में दिखाया गया, यूरेनियम से रेडियम, रेडियम से रेडॉन का फिर उसके बाद जितने उसमें हैं सब की हाफ लाइफ देख लो, बहुत कम, 3 मिनट, 27 मिनट, 19.7 मिनट, 160 माइक्रोसेकेंड, 90.4, अल्फा डीके, गामा डीके, बीटा डीके। ये पूरी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बिकम अटैच टू द इनहेल पार्टिकल दैट कैन लॉज इन द लंग्स। इन फैक्ट इट इज़ the alpha emitting polonium formed as a radon decay that causes the greatest lung damage। सब के सब जितने हैं पोलोनियम से लेके, बिस्मिथ से लेके, लेड से लेकर के, जितना भी रेडॉन से निकलेंगे भाई, रेडॉन तो है ही है, रेडॉन के साथ जितने भी रेडियो न्यूक्लाइड हैं सब के सब डैमेज करने वाले हैं। और सब अल्फा बीटा डीके उसमें जो भी होगा, बिकॉज दे आर द रेडियो न्यूक्लियाइड्स, और अल्फा बीटा गामा डीके तो होगा ही। तो जितने भी इसके डीके से फॉर्म होंगे वो तो और भी ज़्यादा डेंजरस हैं आपके लिए। यानी रेडॉन एक तरीके से जो आपका डेंजरस है, उसके साथ निकलने वाले सारे डिकेइंग और मैटर्स सब के सब। रेडॉन कैन आल्सो बी इमिटेड फ्रॉम अ सम अर्थ डेराइव्ड बिल्डिंग मटेरियल सच एज अ ब्रिक, कंक्रीट, राइस। इट कैन बी कैप्चर्ड इन ग्राउंड वाटर में, बट ग्राउंड वाटर में सीधा आप ड्रिंकिंग वाटर जो पियोगे उससे आपको डैमेज नहीं होगा, इनहेल्ड करोगे, जो उससे गैस निकलती है वो जो होता है। द रेडॉन रिस्क इन वाटर इज द फॉर्म ऑफ इनहेलेशन ऑफ द रिलीज्ड गैस, नॉट फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर इटसेल्फ। ओके। फिर आपका आता है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका साउंड प्रेशर लेवल मेजरमेंट से लेकर के, स्टैंडर्ड से लेकर के, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उससे अप्रोचेज होते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो बेसिकली मानो ऑडिबिलिटी की वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। फिर आपकी साउंड फ्रीक्वेंसी जो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है उनको इंफ्रासोनिक, और जो 2 लाख हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसको अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज अ मेजर इन साउंड प्रेशर लेवल एंड कॉमन यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इज अ डेसिबल।
सिंपल सी बात है, आप सबको ही पता है। और ये जो दो इक्वेशन दिए गए हैं L2 इक्वल टू 1 L1 माइनस 20 log 10 डिवाइड बाई R2 बाई R1, और जब दुनिया भर का प्रेशर लेवल पे और डिस्टेंस लेवल पे दिया जाता है, आप इन्हीं को लाइन सोर्स में भी लगा सकते हो। लाइन सोर्स डायग्राम में लाइन सोर्स साउंड प्रेशर मेजरमेंट में मतलब एक डिस्टेंस पे दिया गया, दूसरे डिस्टेंस पे दिया गया, तो आप इसके थ्रू आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। सेम फार्मूला होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा देने की कोशिश नहीं की है। द LP इज़ अ मीजर अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड रेफरेंस प्रेशर। एक रेफरेंस होता है जिसमें 2 × 10 की पावर -5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है 0 डेसिबल के। जो स्टैंडर्ड दिया गया है आपका MOEF के द्वारा वो ये है कि इंडस्ट्रियल जोन में जो डे टाइम का होगा वो होगा 75, नाइट टाइम का कितना होगा 70, यानी 5 कम हो गया। घंटा में उसके बाद कॉमर्शियल जोन में 65, 55, 10 कम। सब में 10 ही आएगा। एक माइंडसेट बना लो, एक में सिर्फ 5 कम, बाकी सब में 10 की कमी है। डे और नाइट में कमर्शियल में 65 वो हो गया 55, रेसिडेंशियल में 55 हो गया 45, साइलेंट जोन में 50, 40, सब में 10 की, और इंडस्ट्रियल जोन में सिर्फ 5 की। उसके बाद जब से दो दिए जाते हैं कि एक आपका 40 डेसिबल है, एक दूसरा आपका 40 डेसिबल है। अब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कितना होगा, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 40 × 40 माइनस 40 0 का आ रहा है। तो 0 में आ रहा है तो आप किसी में एक में भी 3 जोड़ दीजिए तो 43 आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर उनमें एक आपका है 40 और दूसरा है आपका 41, तो उसमें एक जो ज़्यादा वाला यानी 41 वाला उसमें 2.5 जोड़िए। इसी तरीके से 42 में भी जो ज़्यादा वाला है उसमें 2 जोड़िए। इसी तरीके से आप 10 तक चाहिए, जब 10 की ज़्यादा डिफरेंस है तो जो ज़्यादा वाला है जिसमें 10 का डिफरेंस एक 40 एक 50 है तो 50 वाले में आप 0.5 जोड़ दीजिए। लेकिन 10 से ज़्यादा अगर होगा तो कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, वो 0 होगा, जो ज़्यादा वाला होगा उसी को ही मान लिया जाता है। अब इसमें हमारे यहाँ जो डे टाइमिंग और नाइट टाइमिंग की जो मेजरमेंट की जाती है, वो डे टाइमिंग जो होती है वो होती है 6 बजे सुबह से लेकर रात 9 बजे तक, और जो रात वाली टाइमिंग होती है वो रात की 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की। साइलेंस जोन जो हमारा माना जाता है वो होता है अप टू 100 मीटर अराउंड द हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द कोर्ट्स। देखो क्यों होता है, बिकॉज यहाँ क्या क्या रोक रहती है। द जोन आर टू बी डिक्लेयर्ड बाय द कम्पिटमेंट अथॉरिटी, यूज ऑफ द व्हीकल, हॉर्न, लाउड स्पीकर एंड द बर्निंग इज अ क्रैकर शैल बी बैन इन दिस जोन। डैमेज होते हैं, पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है और मरीजों को भी परेशानी होती है, इसलिए ये साइलेंस जोन बना दिए जाते हैं। ग्राउंड वाटर से रिलेटेड बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिर्फ वर्ड से रिलेटेड आपको दे दिया जाएगा, फिर आइडेंटिफाई करना होता है हाँ ये कौन सी चीज़ें हैं। आप कभी कभी पता होते भी उसको गलत करके चले जाते हो। जैसे जिस तरीके से पूछा गया मेट्रोइक वाटर क्या है, मेट्रोइक वाटर हो गया आपका ग्राउंड वाटर डेराइव्ड फ्रॉम द रेनफॉल एंड इनफिल्ट्रेशन विथ द नॉर्मल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दिस काइंड ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ मेट्रोइक वाटर। सिंपल सी बात है, रेनफॉल, इनफिल्ट्रेशन, डायरेक्ट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मेट्रोलॉजिकल साइकिल, यानी मेट्रोलॉजी से इसलिए हो गया ये मेट्रो क्या हो गए मेट्रोइक वाटर। द नेम इम्प्लाइज रिसेंट कॉन्टेक्ट विद द एटमॉस्फियर। फिर आपके कोनाइट वाटर होता है। कोनाइट वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर इनकाउंटर एट अ ग्रेट डेप्थ, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री पहले इग्नियस फिर सेडिमेंट्री फिर मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री यानी जो सेडिमेंट्स एक दूसरे के लेयर बाय लेयर। ग्राउंड वाटर इनकाउंटर एट द ग्रेट डेप्थ इन अ सेडिमेंट्री रॉक एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर हैविंग अ बीन ट्रैप्ड इन अ मरीन सेडिमेंट्स एट द टाइम ऑफ देयर डिपोजिशन। जैसे जैसे उनका बन रहा उसी डिपोजिशन के टाइम में उसी में ट्रैप हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्राउंड वाटर इज रेफर टू एज अ कोनाइट वाटर। दिस वाटर आर नॉर्मली सलाइन, जैसे कि एक जगह कहीं समुद्र रहा हो, समुद्र पीछे हट गया, सेडिमेंट जम रहे हैं, कुछ पानी वहाँ पे रुक गया तो वो पानी उसका सलाइन हो जाएगा, तो ये ऐसा भी कोनाइट वाटर का फॉर्मेशन होता है। फिर होता है फॉसिल वाटर। इफ़ अ फ्रेश मे बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज फिनोमिना, that is some areas used to have a wet weather and the aquifer of that area were recharged and then the weather of that area become a dry। ये होता है आपका फॉसिल वाटर। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, फील्ड कैपेसिटी बस इतना ही समझो, सिंपल सी बात है। कोई एरिया हो गया, कोई आप सॉइल ले लो, उसमें पानी डालते जाओ, फिर उसकी पर्कुलेशन होता जाएगा, ऊपर से डालोगे पानी ये नीचे से ड्रेनिंग हो रही है जा रही है। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर क्या कहते हैं सॉइल पूरी तरीके से पानी से गीली हो जाएगी, एकदम भीग जाएगी, मतलब वो पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाएगी, फिर ड्रेनिंग नहीं होगी, फिर पर्कुलेशन नहीं होगा। यानी जो पर्कुलेशन टैंक भी एक तरीके से बनाए जाते हैं, अगर उसमें पूरी तरीके से पानी भर गया, मिट्टी पूरी तरीके से गीली हो गई, फिर उसका पर्कुलेशन नहीं होता है जब तक वो सूखे ना। अगर हमेशा 12 महीने जो मंथ होते हैं पानी भरा रहेगा तो पर्कुलेशन रिचार्ज नहीं होगा उसमें, इसलिए कुछ महीने उसको ड्राई होना जरूरी होता है, तभी रिचार्ज होगा। अगर ड्राई हो रहा है वो पॉन्ड तभी रिचार्ज हो रहा है, ये भी उसका सिंबल होता है। इसी तरीके से फील्ड कैपेसिटी यही डिफाइन करती है कि अब हो गया, जैसे बरसात वरसात के टाइम में देखोगे आप कि हाँ बारिश हुई, मिट्टी पूरी गीली हो गई, अब उसके बाद से अदर उसमें पर्कुलेशन नहीं हो रहा है, यानी जो उसकी फिर वो कैपेसिटी बोली जाएगी वो होती है फील्ड कैपेसिटी। फिर होती है आपकी विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट आपका जो होता है ये होता है कि प्लांट को पानी देने पे वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा।
तो दो तरीके की होती है, टेम्परेरी, परमानेंट। टेम्परेरी में ये होता है कि पानी की वजह से वो सूख गया है, लेकिन अगर पानी दोगे वो फिर से वो ज़िंदा हो जाएगा, यानी फिर से वो हरा भरा हो जाएगा। लेकिन परमानेंट क्या होती है? परमानेंट ये होती है कि अगर उसको फिर से पानी दोगे तो वो ज़िंदा नहीं होगा, यानी वो फिर हरा भरा नहीं होगा, वो सूख गया तो सूख गया। विल्टिंग पॉइंट यही पॉइंट होता है, इज़ द वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट which is just low enough so that any plant growing in the medium will fail to transpire, so will die. एंड एक्विटार्ड फिर हो गया आपका एक्विटार्ड, एक्विक्लिड और एक्विफ्यूज। ये आपके दो तीन टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक्विटार्ड ये हो गया कि पार्शली परमिएबल, बहुत ज़्यादा नहीं, पार्शली परमिएबल जियोलॉजिक फॉर्मेशन। इट इज अ ट्रांसमिट वाटर सच एज अ स्लो रेट एंड यील्ड इज अ इनसफिशियंट पंपिंग बाय द वॉल इज अ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल सैंड लेंस इन अ क्लिफ फॉर्मेशन विल बी अ फॉर्म एन एक्विटार्ड। ये एक्विटार्ड हो गया पार्शली परमिएबल। एक्विक्लिड क्या हो गया? इज अ कंपोस्ट ऑफ ए रॉक सेडिमेंट्री दैट एक्ट एज अ बैरियर टू द ग्राउंड वाटर फ्लो। Okay, Aquiclid are the made up of the low porosity and low permeability rock sediments such as a shale or clay. Aquiclid have a normally a good storage capacity, अच्छी कैपेसिटी होती है, बट लो ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। और एक्विफ्यूज क्या होता है? पूरी तरीके से बंद। लो परमिएबल होता है इसका, इट इज़ नाइदर पोरस नॉर परमिएबल, ना तो पोरस होता है ना तो परमिएबल होता है। दस इट्स कैन नाइदर स्टोर वाटर नॉन ट्रांसमिटेड। एग्जाम्पल ऑफ एक्विफीज आर द रॉक लाइक बेसाल्ट, ग्रेनाइट, etc। बहुत सारी चीज़ें होंगी, अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी तक फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेकर आएंगे वो ये लेकर आएंगे कि हाँ, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है, डार्सिला क्या होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है। ये जो आपका यही लास्ट टॉपिक होगा पॉल्यूशन में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से रिलेटेड, और दुनिया भर के उसमें जो प्रोसेस होते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि कुछ चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी चीज़ें नहीं। तब तक कि देखते रहिए। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।